तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं ड्यून पार्ट 3 नाम की इस अपकमिंग मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 2 सुपर डुपर हिट मूवीज़ देने के बाद फाइनली तीसरा पार्ट हमें अपकमिंग देखने को मिलने वाला है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिएगा। आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। ड्यून पार्ट 3 एक आगामी भव्य स्पेस ओपरा फिल्म है जिसका सहनिर्माण और निर्देशन डेनिस विलेन्यूव ने किया है। उन्होंने ब्रायन के वॉन के साथ मिलकर इसकी पटकथा भी लिखी है, जो फ्रैंक हार्बर्ट के 1969 के उपन्यास ड्यून मसीहा पर आधारित है। ये ड्यून पार्ट 2 2024 का सीक्वल और लेजेंडरी पिक्चर्स की ड्यून फिल्म श्रृंखला की तीसरी और अंतिम फिल्म। फिल्म में टिमोथी चैलमेट, जेंडाया, जेसन मोमोआ, फ्लोरेंस पुग, रेबेका फर्ग्यूसन, इसाक डी बैंकोले, शार्लोट रैम्पलिंग, अन्या टेलर जॉय, रॉबर्ट पैटिंसन और जेवियर बार्डेम ने अभिनय किया है। ड्यून 2021 के प्रचार के दौरान विलेन्यू ने ड्यून फिल्मों की सफलता की पुष्टि करते हुए कहा कि अगर ड्यून फिल्में सफल रहीं तो वे ड्यून मसीहा को फिल्म के रूप में रूपांतरित करेंगे। बाद में उन्होंने ये भी कहा कि ये इस श्रृंखला में उनकी आखिरी फिल्म होगी। ड्यून पार्ट 2 की आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के बाद फिल्म के निर्माण की पुष्टि हुई और वॉर्नर ब्रदर्स पिक्चर्स ने इसे दिसंबर 2026 में रिलीज करने की घोषणा की। मार्च में कलाकारों की घोषणा के बाद जुलाई 2025 में मुख्य फिल्मांकन शुरू हुआ और नवंबर में बुडापेस्ट और अबू धाबी में पूरा हुआ। हैंस जिमर ने पिछली फिल्मों के संगीत की रचना की। ड्यून पार्ट 3 18 दिसंबर 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज होने वाली है। ढालना टिमोथी चैलमेट, पॉल एट्रीडेस के रूप में पादशाह सम्राट और एट्रीडेस वंश के प्रमुख, जेंडाया चानी के रूप में एक युवा और विद्रोही फ्रेमेन योद्धा और पॉल की प्रेमिका जेसन मोमोआ हेट के रूप में डंकन इडाहो की छवि में बनाया गया एक घोला। हाउस एट्रीडेस के दिवंगत तलवारबाज और पॉल के सलाहकारों में से एक। फ्लोरेंस पुग, पॉल की पत्नी और पूर्व पादिशाह सम्राट शद्दाम चतुर्थ की बेटी इरलान के रूप में। रेबेका फर्ग्यूसन, लेडी जेसिका, रेवरेंड मदर और पॉल और आलिया की मां के रूप में। फारोक के रूप में इसाच डी बैंकोले, पॉल के पूर्व फेडेकिन। शार्लोट रैम्पलिंग, रेवरेंड मदर मोहियम के रूप में। एक बेने गेसेरिट, रेवरेंड मदर और सम्राट की सत्यवादी। आन्या टेलर जॉय, आलिया अट्रीडेस के रूप में। पॉल की बहन। रॉबर्ट पैटिंसन ने स्किटेल की भूमिका निभाई है, जो एक क्लेइलाक्सू फेस डांसर है और पॉल एट्रीडेस को गद्दी से हटाने की साजिश रचता है। जावियर बार्डेम स्टिल्गर के रूप में। सीएच तब्र में फ्रेमेन जनजाति के नेता जोश ब्रोलिन ने पिछली ड्यून फिल्मों से गर्नी हेलेक की भूमिका को दोहराया है, जो हाउस एट्रीडेस के हथियार मास्टर और पॉल के सलाहकारों में से एक हैं। नाकोआ वुल्फ मोमोआ, जेसन मोमोआ के बेटे, और ईडा ब्रुक क्रमशः लेटो द्वितीय एट्रीडेस और घनिमा एट्रीडेस, पॉल और चानी के जुड़वा बच्चों की भूमिका निभाते हैं। उत्पादन विकास 2011 में लेजेंडरी एंटरटेनमेंट की उपाध्यक्ष मैरी पेरेंट और उनके प्रोडक्शन पार्टनर केल बॉयटर ने फ्रैंक हार्बर्ट के उपन्यास ड्यून 1965 के रूपांतरण अधिकार हासिल किए। नवंबर 2016 में लेजेंडरी ने ड्यून फ्रेंचाइजी के फिल्म और टीवी अधिकार हासिल कर लिए। लेजेंडरी ने ड्यून के फिल्म रूपांतरण का निर्देशन करने के लिए डेनिस विलेन्यू को नियुक्त किया और बाद में उपन्यास के 2 भाग रूपांतरण के लिए मूल कंपनी वॉर्नर ब्रदर्स पिक्चर्स के साथ एक प्रोडक्शन डील की। 78वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ड्यून 2021 का प्रचार करते हुए विलेन्यू ने पुष्टि की कि यदि ड्यून फिल्में सफल होती हैं तो वे हार्बर्ट के श्रृंखला के दूसरे उपन्यास ड्यून मसीहा 1969 को अपनी फ्रेंचाइजी के हिस्से के रूप में रूपांतरित करने की योजना बना रहे हैं। अक्टूबर 2021 में ड्यून पार्ट 2 2024 को हरी झंडी मिलने के बाद विलेन्यू ने ड्यून मसीहा पर आधारित फिल्म बनाने की अपनी आशा को दोहराया। पटकथा लेखक जॉन स्पाइट्स ने मार्च 2022 में पुष्टि की कि विलेन्यू के पास अभी भी तीसरी फिल्म की योजना है, साथ ही ड्यून फ्रेंचाइजी के अंतर्गत नियोजित टेलीविजन स्पिन-ऑफ परियोजनाओं की भी। विलेन्यू का इरादा है कि ड्यून मसीहा उनकी अंतिम ड्यून फिल्म और उनकी पॉल एट्रीड्स त्रयी की अंतिम कड़ी हो।
लगातार फिल्मों का निर्देशन करने से थक जाने के कारण वो फिल्म का निर्माण करने से पहले एक विराम लेना चाहते थे और बीच में एक और फिल्म का निर्देशन करने का इरादा रखते थे। ड्यून पार्ट 2 की रिलीज के बाद लेजेंडरी के सीईओ जोशुआ ग्रोडे ने कहा कि स्टूडियो फिल्म के निर्माण में लगा हुआ है। मार्च 2024 में विलेन्यू फिल्म बनाने को लेकर सतर्क थे, क्योंकि वो स्क्रिप्ट की गुणवत्ता सुनिश्चित करना चाहते थे और उन्होंने कहा कि वो फिल्म तभी बनाएंगे जब उन्हें लगेगा कि ये पार्ट 2 से बेहतर है। अगले महीने तक विलेन्यू और लेजेंडरी एंटरटेनमेंट ने फिल्म के निर्माण की पुष्टि कर दी। जून 2024 में वार्नर ब्रदर्स ने विलेन्यू द्वारा निर्देशित आगामी फिल्म के लिए 18 दिसंबर 2026 की रिलीज तिथि की घोषणा की और द हॉलीवुड रिपोर्टर और डेडलाइन हॉलीवुड ने अनुमान लगाया कि ये तीसरी ड्यून फिल्म है। डेडलाइन हॉलीवुड ने यह भी बताया कि स्क्रिप्ट और कास्टिंग पर काम जारी है। अक्टूबर 2024 में विलेन्यू ने कहा कि वो अभी भी फिल्म लिख रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि निर्माण कार्य उनकी पिछली अपेक्षा से पहले शुरू हो जाएगा। अगस्त 2025 में ये पुष्टि की गई कि लिनस सैंडग्रेन फिल्म के सिनेमेटोग्राफर के रूप में काम करेंगे। ग्रेग फ्रेजर की जगह लेंगे, जिन्होंने पहले ड्यून और ड्यून पार्ट 2 पर काम किया था, क्योंकि फ्रेजर सैम मेंडेस की 4 अलग-अलग नियोजित बीटल्स बायोपिक फिल्मों के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिनका निर्माण और निर्देशन वो अप्रैल 2028 के लिए कर रहे हैं। लिखना टिमोथी चैलमेट, जेंडाया, जेसन मोमोआ, फ्लोरेंस पुग, रेबेका फर्ग्यूसन और जॉश ब्रोलिन क्रमशः पॉल एट्रीडेस, चानी, डंकन इडाहो, राजकुमारी इरलान कोरिनो, लेडी जेसिका और गर्नी हेलेक के रूप में अपनी भूमिकाएं फिर से निभाएंगे। ड्यून पार्ट 2 लिखते समय विलेन्यू ने हर्बर्ट के मूल इरादे पर ध्यान दिया कि पॉल एट्रीडेस को एक वीर चरित्र के रूप में चित्रित करने से बचना था, बल्कि उन्हें मसीहा की अवधारणा की आलोचना करने और एक खलनायक के रूप में प्रस्तुत करना था। इसका प्रभाव पार्ट 2 में पॉल के उनके लेखन पर पड़ा और उन्होंने कहा कि इसका अंत अंततः सीक्वल की नींव रखेगा। अगस्त 2023 की शुरुआत में ही विलेन्यू ने फिल्म के लिए संभावित विचारों पर चिंतन करना शुरू कर दिया था और कहा था कि कागज पर शब्द मौजूद थे। उन्हें यह भी उम्मीद थी कि ये ड्यून और ड्यून पार्ट 2 के साथ एक त्रयी की अंतिम फिल्म होगी। उस दिसंबर तक उन्होंने कहा कि उन्होंने पटकथा लेखन लगभग पूरा कर लिया था। अगले महीने भी काम जारी रहा और उन्होंने दोहराया कि फिल्म एट्रीडेस की कहानी को समाप्त करेगी। वो उस अक्टूबर में भी फिल्म लिख रहे थे। फरवरी 2025 में विलेन्यू ने कहा कि चानी का दिल टूट गया था और फिल्म पवित्र युद्ध की शुरुआत के साथ शुरू होगी। पार्ट 2 को मिली सकारात्मक आलोचनात्मक प्रतिक्रिया को देखते हुए उन्होंने फिल्म पर अपना काम पूरा करने की जिम्मेदारी महसूस की। अक्टूबर में अभिनेत्री रेबेका फर्ग्यूसन ने पटकथा को असाधारण और बनाने में कठिन बताया, क्योंकि मूल पुस्तक में बहुत कुछ बताया गया था, लेकिन विलेन्यू पुस्तक से कुछ संबंध और जुड़ाव बनाने की अपनी इच्छा के कारण उसमें से कुछ अंश निकाल पाए। मार्च 2026 में पहले ट्रेलर के रिलीज के साथ ये पता चला कि ब्रायन के वॉन ने विलेन्यू के साथ पटकथा लिखी थी। ये भी पता चला कि मूल उपन्यास के विपरीत, जो पहली पुस्तक के 12 साल बाद घटित होता है, पार्ट 3 पार्ट 2 के 17 साल बाद घटित होता है। ढलाई रॉबर्ट पैटिंसन ने फिल्म ड्यून पार्ट 3 में मुख्य खलनायक स्काइटेल की भूमिका निभाई। मार्च 2025 में जेसन मोमोआ ने खुलासा किया कि वो पहली फिल्म से डंकन इडाहो की अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगे। नवंबर 2025 में ये पुष्टि की गई कि रॉबर्ट पैटिंसन भी एक भूमिका में दिखाई देंगे। टिमोथी चैलमेट, जेंडाया और फ्लोरेंस पुग ने पिछली फिल्मों से वापसी की पुष्टि की। मीडिया आउटलेट्स ने अनुमान लगाया कि पैटिंसन फिल्म के खलनायक स्किटेल की भूमिका निभाएंगे। जून 2025 में मोमोआ के बेटे नाकोआ वुल्फ मोमोआ ने अपनी पहली अभिनय भूमिका में और ईडा ब्रुक को क्रमशः लेटो 2 और घनीमा एट्रीडेस के रूप में कास्ट किए जाने की घोषणा की गई। अगस्त में जॉश ब्रोलिन ने पुष्टि की कि वो गर्नी हेलेक के रूप में वापसी करेंगे। उसी महीने वैराइटी ने परियोजना में पैटिंसन की भागीदारी की पुष्टि की। अक्टूबर 2025 में फर्ग्यूसन ने खुलासा किया कि उन्होंने फिल्म के लिए लेडी जेसिका के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया है, हालांकि एक बड़ी भूमिका में नहीं, क्योंकि ये चरित्र पुस्तक में नहीं है। विलेन्यू का इरादा उन्हें फिल्म में शामिल करने का नहीं था,
जब तक कि उनके पास उनकी उपस्थिति को उचित ठहराने के लिए कोई विचार न हो। मार्च 2026 में यह खुलासा हुआ कि इसहाक दी बैंकोले को फारोक के रूप में चुना गया था। फिल्माने फिल्म की मुख्य शूटिंग 8 जुलाई 2025 को बुडापेस्ट के ओरिगो फिल्म स्टूडियो में शुरू हुई। पहले इसके 2026 में शुरू होने की उम्मीद थी। एक दिन बाद ये घोषणा की गई कि फिल्म का शीर्षक ड्यून पार्ट 3 होगा। अगस्त 2025 में अबू धाबी फिल्म आयोग ने पुष्टि की कि फिल्म की शूटिंग साल के आखिरी महीनों में लीवा ओएसिस में होगी। आईमैक्स के सीईओ रिचर्ड गेलफॉन्ड ने सुझाव दिया था कि पूरी फिल्म आईमैक्स कैमरों से शूट की जाएगी। हालांकि वैरायटी ने बताया कि ये गलत था क्योंकि केवल चुनिंदा दृश्यों को ही आईमैक्स कैमरों से शूट किया गया था। फिल्म मुख्य रूप से 65 मिलीमीटर फिल्म स्टॉक पर शूट की गई है, जिसमें चुनिंदा दृश्यों को 15 बाय 70 मिलीमीटर आईमैक्स फिल्म पर शूट किया गया है। हालांकि विलेन्यू के अनुसार रेगिस्तान के दृश्यों को वातावरण की क्रूरता को बनाए रखने के लिए आईमैक्स प्रमाणित डिजिटल कैमरों से शूट किया गया था। ड्यून पार्ट 1 को आईमैक्स प्रमाणित डिजिटल कैमरों का उपयोग करके शूट किया गया था और 35 मिलीमीटर फिल्म स्टॉक पर प्रिंट किया गया था। फिर फिल्म फोटोग्राफी की नकल करने के लिए इसे डिजिटल रूप से पुनः स्कैन किया गया था। अक्टूबर 2025 तक फर्ग्यूसन ने लेडी जेसिका के रूप में अपने दृश्यों की शूटिंग कर ली थी। नवंबर में पैटिंसन ने पुष्टि की कि उन्होंने अपना हिस्सा पूरा कर लिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने विलेन्यू के निर्देशों का पालन किया क्योंकि रेगिस्तान की गर्मी के कारण उनका दिमाग वास्तव में काम नहीं कर रहा था। फिल्मांकन 11 नवंबर को समाप्त हुआ। डेनिस विलेन्यू, फ्रेंच, जन्म 3 अक्टूबर 1967, एक कनाडाई फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक हैं। उन्हें 7 कनाडाई स्क्रीन पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, साथ ही 4 अकादमी पुरस्कार, 5 बाफ्टा पुरस्कार और 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों के लिए नामांकन भी प्राप्त हुए हैं। विलेन्यू की फिल्मों ने विश्व स्तर पर $1.8 बिलियन से अधिक की कमाई की है। विलेन्यू ने अपने फिल्म निर्माण करियर की शुरुआत क्यूबेक सिनेमा से की, जहां उन्होंने 4 फ्रेंच भाषा की ड्रामा फिल्मों का निर्देशन किया। अगस्त 32 ऑन अर्थ 1998, मेलस्ट्रॉम 2000, पॉलीटेक्निक 2009 और इंसेंडीज 2010। इनमें से आखिरी फिल्म ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन भी प्राप्त हुआ। इसके बाद उन्होंने अंग्रेजी भाषा की फिल्मों का निर्देशन भी किया, जिनमें प्रिजनर्स 2013, एनिमी 2013 और सिकारियो 2015 शामिल हैं। इंसेंडीज की तरह इन सभी फिल्मों को समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया। विलेन्यू ने तब से विज्ञान कथा फिल्मों के निर्देशन के लिए और अधिक पहचान हासिल की है। उनकी फिल्म अराइवल 2016 के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के एकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। इसके बाद ब्लेड रनर 2039-2017 आई, जिसकी समीक्षकों ने सराहना की, लेकिन वो आर्थिक रूप से असफल रही। उनकी अगली परियोजनाएं ड्यून 2021 और ड्यून पार्ट 2 2024 थीं, जो फ्रैंक हार्बर्ट के इसी नाम के उपन्यास का 2 भागों में रूपांतरण था और जिसने वैश्विक स्तर पर कुल $1.15 बिलियन की कमाई की। दोनों फिल्में समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल रहीं, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म के एकेडमी पुरस्कार के लिए 2 नामांकन और ड्यून के लिए सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए 1 नामांकन मिला। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। विलेन्यू का जन्म 3 अक्टूबर 1967 को क्यूबेक के बेकानकोर के जेंटिली गांव में हुआ था। उनकी मां निकोल डेमर्स गृहिणी थीं और पिता जीन विलेन्यू एक नोटरी थे। वे 4 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। उनके छोटे भाई मार्टिन भी फिल्म निर्माता बने। किशोरावस्था से ही उन्हें सिनेमा का शौक था। विलेन्यूवे ने सेमिनायर सेंट जोसेफ डी ट्रॉयस रिवियरेस में भाग लिया और बाद में सेगेपे डी ट्रॉयस रिवियरेस में विज्ञान का अध्ययन किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी डू क्यूबेक ए मॉन्ट्रियल में सिनेमा का अध्ययन किया। एक फिल्म निर्माता के रूप में स्थापित होने के बाद विलेन्यूवे ने 6 जून 2024 को मॉन्ट्रियल के कॉनकॉर्डिया विश्वविद्यालय से ललित कला में मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। आजीविका 1991-2012 कनाडाई फिल्में। विलेन्यू ने अपने करियर की शुरुआत लघु फिल्मों से की और 1991 में रेडियो कनाडा की युवा फिल्म प्रतियोगिता ला कोर्स यूरोप एशिया जीती। अगस्त 32 ऑन अर्थ 1998 विलेन्यू की फीचर फिल्म निर्देशन की पहली फिल्म,
1998 कान फिल्म महोत्सव में अनसर्टन रिगार्ड सेक्शन में प्रीमियर हुई। एलेक्सिस मार्टिन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए प्रिक्स जुत्रा पुरस्कार जीता। फिल्म को 71वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए कनाडा की प्रविष्टि के रूप में चुना गया था, लेकिन इसे नामांकित नहीं किया गया। उनकी दूसरी फिल्म मेलस्ट्रॉम 2000 ने और अधिक ध्यान आकर्षित किया और दुनिया भर के फिल्म समारोहों में प्रदर्शित हुई। अंततः 8 जुत्रा पुरस्कार और टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह से सर्वश्रेष्ठ कनाडाई फिल्म का पुरस्कार जीता। फिल्म निर्माण से विराम लेकर अपने जीवन को पुनर्संरचित करने के बाद विलेन्यू ने विवादास्पद लेकिन समीक्षकों द्वारा प्रशंसित ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म पॉलीटेक्निक 2009 के साथ सिनेमा में वापसी की, जो 1989 में मॉन्ट्रियल विश्वविद्यालय में हुई गोलीबारी के बारे में थी। पॉलीटेक्निक का प्रीमियर कान फिल्म समारोह में हुआ और इसे 9 जिनी पुरस्कारों सहित कई सम्मान प्राप्त हुए, जिससे ये विलेन्यू की सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर के लिए जिनी, अब कनाडाई स्क्रीन पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, जीतने वाली पहली फिल्म बन गई। विलेन्यू की चौथी फिल्म इंसेंडीज 2010 को वेनिस और टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में प्रीमियर के दौरान समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया। बाद में इंसेंडीज को सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में 83वें अकादमी पुरस्कारों में कनाडा का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया और अंततः इसे पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, हालांकि ये जीत नहीं पाई। फिल्म ने 31वें जिनी पुरस्कारों में 8 पुरस्कार जीते, जिनमें सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री लुब्ना अज़ाबल, सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा, छायांकन, संपादन, समग्र ध्वनि और ध्वनि संपादन शामिल हैं। इंसेंडीज को द न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा उस वर्ष की शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक चुना गया था। जनवरी 2011 में वैरायटी ने उन्हें देखने लायक शीर्ष 10 फिल्म निर्माताओं में से एक के रूप में चुना। उसी वर्ष बाद में विलेन्यू ने राष्ट्रीय कला केंद्र पुरस्कार जीता। 2013-2016 हॉलीवुड में बदलाव। 2013 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में विलेन्यू। इंसेंडीज के बाद विलेन्यू ने क्राइम थ्रिलर प्रिजनर्स 2013 बनाई, जिसमें ह्यूग जैकमैन और जेक गिलेनहॉल ने अभिनय किया था। ये फिल्म दुनिया भर के फिल्म समारोहों में प्रदर्शित हुई, कई पुरस्कार जीते और 2014 में सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित हुई। इंसेंडीज और प्रिजनर्स के बाद विलेन्यू ने अपनी छठी फिल्म मनोवैज्ञानिक थ्रिलर एनिमी 2014 के लिए दूसरे कैनेडियन स्क्रीन अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता। इस फिल्म को 2015 में टोरंटो फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन द्वारा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ कैनेडियन फिल्म के लिए $100,000 का नकद पुरस्कार दिया गया। उसी वर्ष बाद में विलेन्यूव ने अपराध थ्रिलर फिल्म सिकारियो का निर्देशन किया, जिसकी पटकथा टेलर शेरिडन ने लिखी थी और जिसमें एमिली ब्लंट, बेनिसियो डेल टोरो, डैनियल कलूया और जॉश ब्रोलिन ने अभिनय किया था। फिल्म ने 2015 के कान फिल्म महोत्सव में पाल्मे डियोर के लिए प्रतिस्पर्धा की, हालांकि ये जीत नहीं पाई। बाद में इसे 2015 में टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित किया गया और इसने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर लगभग $80 मिलियन की कमाई की। 2015 के कान फिल्म महोत्सव में विलेन्यूव। इसके बाद विलेन्यू ने अपनी 8वीं फिल्म अराइवल 2016 का निर्देशन किया, जो लेखक टेड चियांग की लघु कहानी स्टोरी ऑफ योर लाइफ पर आधारित थी, जिसे एरिक हेसेरर ने रूपांतरित किया था। फिल्म में एमी एडम्स और जेरेमी रेनर ने अभिनय किया था। फिल्म की शूटिंग 7 जून 2015 को मॉन्ट्रियल में शुरू हुई और ये 2016 में रिलीज हुई। अराइवल ने दुनिया भर में $203 मिलियन की कमाई की और समीक्षकों द्वारा सराही गई, विशेष रूप से एडम्स के अभिनय, विलेन्यू के निर्देशन और अलौकिक बुद्धिमत्ता के साथ संवाद करने के फिल्म के अन्वेषण के लिए। अराइवल कई समीक्षकों की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की सूची में शामिल हुई और अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट द्वारा वर्ष की 10 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक के रूप में चुनी गई। इसे 79वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा सहित 8 नामांकन प्राप्त हुए और अंततः सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन के लिए एक पुरस्कार जीता। इसे 2017 में उत्कृष्ट नाट्य प्रस्तुति के लिए रे ब्रैडबरी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ नाट्य प्रस्तुति के लिए
ह्यूगो पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 2017 वर्तमान विज्ञान कथा फिल्में 2018 कान फिल्म महोत्सव में विलेन्यू फरवरी 2015 में यह घोषणा की गई कि विलेन्यू रिडले स्कॉट की फिल्म ब्लेड रनर 1982 के सीक्वल ब्लेड रनर 2049 का निर्देशन करेंगे। स्कॉट ने वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स की ओर से फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। ये फिल्म 6 अक्टूबर 2017 को समीक्षकों द्वारा सराही गई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। इंडीवायर के डेविड एरलिच ने लिखा, 21वीं सदी के कुछ ही फिल्म निर्माता ब्लेड रनर 2049 के निर्देशक डेनिस विलेन्यू की तरह प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा हासिल कर पाए हैं, जिनका अटूट करियर समीक्षकों के सम्मान और व्यावसायिक सफलता के स्थिर संतुलन से मजबूत हुआ है। वास्तव में क्रिस्टोफर नोलन ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम दिमाग में आता है, और उन दोनों के बीच की समानताओं को नज़रअंदाज करना मुश्किल है। दिसंबर 2016 में ये घोषणा की गई कि विलेन्यूव 1965 के उपन्यास के नए रूपांतरण ड्यून का निर्देशन करेंगे, जिसे लेजेंडरी पिक्चर्स द्वारा निर्मित किया जाएगा, और विलेन्यूव, एरिक रॉथ और जॉन स्पाइट्स ने पटकथा लिखी है। फिल्म में टिमोथी चैलमेट, रेबेका फर्ग्यूसन, ऑस्कर आइसाक, स्टेलन स्कार्सगार्ड, जेसन मोमोआ और जेंडाया ने अभिनय किया। ये फिल्म लगभग 5 साल बाद 22 अक्टूबर 2021 को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई और समीक्षकों द्वारा इसकी खूब सराहना की गई। पहली फिल्म की सफलता के बाद इसके सीक्वल ड्यून पार्ट 2 को हरी झंडी मिल गई और ये मार्च 2024 में रिलीज हुई और समीक्षकों द्वारा इसकी व्यापक सराहना की गई। ये विलेन्यूव की अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई और 2024 की 7वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। दिसंबर 2024 में विलेन्यूव ने 26वें क्यूबेक सिनेमा पुरस्कारों में प्रिक्स आइरिस ट्रिब्यूट पुरस्कार जीता। ड्यून पार्ट 3, जिसे विलेन्यूव की तीसरी और आखिरी ड्यून फिल्म के रूप में प्रचारित किया गया है और 1969 के उपन्यास ड्यून मसीहा पर आधारित है, का निर्माण जुलाई 2025 में शुरू हुआ। फिल्म 18 दिसंबर 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका में आईमैक्स में रिलीज होने वाली है। विलेन्यू ने तीनों ड्यून फिल्मों के लिए निर्माता के रूप में काम किया, जिसके बारे में निर्माता मैरी पेरेंट ने कहा, "ये फिल्म जितनी बड़ी और भव्य है, कई बार ऐसा लगा जैसे आप किसी स्वतंत्र फिल्म के सेट पर हों, और ये कि वो पैसा कहाँ खर्च करना है, इस बारे में बहुत ही समझदार हैं।" आगामी परियोजनाएं विलेन्यू, लॉस एंजलिस 2026। विलेन्यू सोनी पिक्चर्स के लिए क्लियोपेट्रा पर आधारित एक ऐतिहासिक नाटक, स्टेसी शिफ की जीवनी पर आधारित, और एल्कॉन एंटरटेनमेंट के लिए आर्थर सी क्लार्क के विज्ञान कथा उपन्यास रेंडेज वस विद रामा के रूपांतरण का निर्देशन करने वाले हैं। उन्होंने एक गुप्त परियोजना के बारे में भी पुष्टि की है, जिस पर उन्होंने कहा, "मैं अभी इसके बारे में बात नहीं कर सकता, लेकिन इसे जल्द ही पूरा करने की आवश्यकता है। इसलिए ड्यून, मसीहा और क्लियोपेट्रा पर काम शुरू करने से पहले परियोजनाओं के बीच कुछ करना अच्छा विचार होगा। इन सभी परियोजनाओं की लेखन प्रक्रिया अभी जारी है, इसलिए हम देखेंगे कि वे कहां तक जाती हैं, लेकिन इस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है।" अप्रैल 2024 में यह बताया गया कि विलेन्यू लेजेंडरी पिक्चर्स के साथ संभावित रूप से फिर से जुड़ने और एनी जैकबसेन की गैर काल्पनिक पुस्तक न्यूक्लियर वॉर अ सिनेरियो के फिल्म रूपांतरण का निर्देशन करने के लिए बातचीत कर रहे थे। जून 2025 में अमेज़न MGM स्टूडियोज ने घोषणा की कि कंपनी ने 26वीं जेम्स बॉन्ड फिल्म के निर्देशन के लिए विलेन्यू को चुना है, जिसकी रिलीज तिथि 2028 में अपेक्षित है। विलेन्यू ने एक बयान जारी किया, "मैं अपने पिता के साथ जेम्स बॉन्ड फिल्में देखते हुए बड़ा हुआ हूँ, शॉन कॉनरी के साथ डॉक्टर नो के समय से ही। मैं बॉन्ड का कट्टर प्रशंसक हूँ। मेरे लिए वो एक पवित्र क्षेत्र है। मेरा इरादा इस परंपरा का सम्मान करना और आने वाले कई नए मिशनों के लिए मार्ग प्रशस्त करना है।" विलेन्यू को पहले नो टाइम टू डाई 2021 के निर्देशन का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उन्होंने ड्यून के निर्देशन को प्राथमिकता देते हुए इसे अस्वीकार कर दिया। प्रभाव और शैली। पॉलीटेक्निक से शुरुआत करते हुए विलेन्यू लंबे शॉट्स, सटीक दृश्य संयोजन, स्थिर कैमरा वर्क, गंभीर वातावरण को उजागर करने के लिए मौन के क्षणों और उथले फोकस, उच्च कॉन्ट्रास्ट सिनेमैटोग्राफी पर आधारित दृश्य शैली के लिए जाने जाने लगे। विलेन्यू की फिल्मों का एक प्रमुख विषय ऐसे पात्र हैं
जो अलगाव की दुनिया में अपनी पहचान के लिए संघर्ष करते हैं, जैसे कि सिकारियो, कैट मैसर, एनिमी, एडम बेल, अराइवल, लुइस बैंक्स, ब्लेड रनर 2000 उनके नास, ऑफिसर के और ड्यून फिल्में। विलेन्यूव ने स्टीवन स्पीलबर्ग, स्टैनली कुब्रिक, आल्फ्रेड हिचकॉक, कोएन ब्रदर्स, पॉल थॉमस एंडरसन, रिडले स्कॉट, सैम मेंडिस, जीन ल्यूक गोडार्ड, फ्रैंकोइस ट्रूफॉट, इंगमार बर्गमैन, यॉर्गोस लैंथिमॉस और क्रिस्टोफर नोलन को अपने मुख्य सिनेमाई प्रेरणा स्रोत के रूप में उद्धृत किया है। निजी जीवन। विल्न्यू का विवाह पत्रकार और फिल्म निर्माता तान्या लेपॉइंट से हुआ है और उनके पिछले रिश्ते से 3 बच्चे हैं। विल्न्यू और लेपॉइंट निर्देशक निर्माता साझेदार के रूप में फिल्म परियोजनाओं पर एक साथ काम करते हैं। लेपॉइंट कहती हैं, मैं उनके दिमाग का विस्तार हूं। उनकी बेटी सैलोमे विल्न्यू भी एक फिल्म निर्माता है, जिनकी पहली लघु फिल्म 3 का प्रीमियर 2022 वेनिस फिल्म महोत्सव में हुआ था। इससे पहले विल्न्यू का माचा ग्रेनन के साथ संबंध था। विल्न्यू क्यूबेक और कनाडा में कलाओं के सक्रिय समर्थक हैं और देश में युवा फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहित करते हैं। ब्रायन के वॉन, जन्म 17 जुलाई 1976, एक अमेरिकी लेखक और निर्माता हैं। वे कॉमिक बुक श्रृंखला वाई द लास्ट मैन, एक्स माकिना, रनअवेज, प्राइड ऑफ बगदाद, सागा और पेपर गर्ल्स के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। वॉन ने टेलीविजन श्रृंखला लॉस्ट के 3 से 5वें सीजन तक लेखक, कहानी संपादक और निर्माता के रूप में काम किया। चौथे सीजन में अपने काम के लिए उन्हें राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स 2008 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज के लिए नामांकित किया गया था। 5वें सीजन में अपने काम के लिए लेखन टीम को राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स 2009 समारोह में फिर से इस पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। वे पहले टेलीविजन श्रृंखला अंडर द डोम 2013-15 के शो रनर और कार्यकारी निर्माता थे और उन्होंने फिल्म ड्यून पार्ट 3 2026 की पटकथा का सहलेखन किया था। वायर्ड पत्रिका वॉन के कॉमिक्स कार्यों को अनोखी, प्रशंसित कहानियां जो दर्शकों को लुभाने की कोशिश नहीं करती और फिर भी रोमांच पैदा करती हैं के रूप में वर्णित करती है। उनके स्वयं के बनाए कॉमिक्स कार्यों की विशेषता सीमित, सावधानीपूर्वक, वर्षों तक चलने वाली कहानी श्रृंखला है, जिस पर वॉन टिप्पणी करते हैं। ये कहानी कहने का एक तरीका है जिसमें एक शुरुआत, एक मध्य और एक अंत होता है। स्पाइडरमैन जैसी कोई चीज, एक ऐसी किताब जिसमें कभी तीसरा भाग नहीं होता, ये पागलपन लगता है। 2007 में वायर्ड पत्रिका के ही एरिक मालिनोव्स्की ने वॉन को पिछले 5 वर्षों का सबसे महान कॉमिक बुक दूरदर्शी कहा। उनकी तुलना फ्रैंक मिलर, एलन मूर। 2002 से 2008 तक वॉन, जो अपने पात्रों को स्वयं लिखना पसंद करते थे, ने रचनाकार स्वामित्व वाली मासिक श्रृंखला वाई द लास्ट मैन लिखी, जो एक सर्वनाश के बाद की विज्ञान कथा श्रृंखला थी, जिसमें पृथ्वी पर सभी नर स्तनधारियों की एक साथ हुई मृत्यु से बचे एकमात्र व्यक्ति की कहानी थी। ये श्रृंखला वर्टिगो द्वारा 60 अंकों में प्रकाशित की गई थी और 10 पेपरबैक खंडों और बाद में 5 हार्डकवर डीलक्स खंडों की एक श्रृंखला में संकलित की गई थी। इस श्रृंखला को 2005 और 2008 में आइजनर पुरस्कार और कई अन्य नामांकन प्राप्त हुए। श्रृंखला के फिल्म अधिकार न्यू लाइन सिनेमा द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। वॉन ने इस परियोजना के लिए अपनी पटकथा स्वयं लिखी, हालांकि मार्च 2012 में ये बताया गया था कि मैथ्यू फेटरमैन और स्टीफन स्काया अपने संस्करण को लिखने के लिए अंतिम बातचीत कर रहे थे। 2006 में वॉन ने ग्राफिक उपन्यास प्राइड ऑफ बगदाद प्रकाशित किया, जो इराक युद्ध की शुरुआत के बाद एक इराकी चिड़ियाघर से भाग निकले शेरों के एक समूह पर केंद्रित है। इस पुस्तक की IGN द्वारा प्रशंसा की गई, जिसने इसे 2006 का सर्वश्रेष्ठ मूल ग्राफिक उपन्यास घोषित किया। इसे एक आधुनिक क्लासिक कहा, युद्ध की एक शक्तिशाली उपमा के साथ अस्तित्व और परिवार की कहानी को संयोजित करने के लिए इसकी सराहना की और विभिन्न शेर पात्रों के माध्यम से विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करने के लिए वॉन की प्रशंसा की। 2004 से 2010 तक वॉन ने एक और स्वयं निर्मित श्रृंखला एक्स मशीना लिखी, जो एक राजनीतिक थ्रिलर है और मिशेल हंड्रेड के जीवन को दर्शाती है, जो ग्रेट मशीन के नाम से जाना जाने वाला एक पूर्व सुपर हीरो है, जिसे 11 सितंबर 2001 के हमलों के दौरान उसकी वीरता के बाद न्यूयॉर्क शहर का मेयर चुना जाता है।
कहानी 100 के कार्यकाल के दौरान घटित होती है और ग्रेट मशीन के रूप में उसके अतीत की यादों से बुनी गई है। इसके माध्यम से श्रृंखला उन राजनीतिक परिस्थितियों की पड़ताल करती है जिनमें 100 खुद को पाता है और उसकी महाशक्तियों से जुड़े रहस्यों को भी उजागर करती है। न्यू लाइन सिनेमा ने जुलाई 2005 में श्रृंखला के फिल्म अधिकार खरीद लिए और वॉन को 2 स्क्रिप्टों में से एक लिखने का काम सौंपा, जिस पर वो 2007 में काम कर रहे थे। 2010 में एक्स मशीना के समापन के बाद वॉन ने अपने पिछले बयान को दोहराते हुए कहा कि वो अपने खुद के बनाए गए काम पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जब मैंने एक्स मशीना की ये अंतिम स्क्रिप्ट जमा की तो मुझे एहसास हुआ कि 1996 के बाद ये पहली बार होगा जब मैं मार्वल या डीसी में किसी तरह की समय सीमा के दबाव में नहीं रहूंगा। उन किरदारों के साथ बिताने के लिए ये मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा है। मैं उनसे प्यार करता हूँ और मैं अभी भी मार्वल और डीसी की सुपर हीरो किताबें पढ़ता हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपनी खुद की रचनाओं पर काम करते समय बेहतर होता हूँ। जब इतने सारे प्रतिभाशाली रचनाकार हैं जो मुझसे बेहतर काम करते हैं, तो मुझे उन किरदारों को उनके लिए छोड़ देना चाहिए। मुझे वो करना चाहिए जो मैं सौभाग्य से करने की स्थिति में हूँ, जो कि और अधिक नई चीजें बनाना है। वॉन एबीसी टीवी सीरीज लॉस्ट के सीजन 3 से 5 तक लेखक, कार्यकारी कहानी संपादक और निर्माता थे। उन्हें ये पद वाई द लास्ट मैन 4 पर उनके काम के आधार पर मिला था, जिसके लॉस्ट के सह निर्माता और कार्यकारी निर्माता डीमन लिंडेलॉफ बहुत बड़े प्रशंसक थे। लिंडेलॉफ ने वो किताब सीरीज के शो रनर और कार्यकारी निर्माता कार्ल्टन क्यूस को दिखाई। लिंडेलॉफ बताते हैं, मैंने उनसे कहा, हमें शो में ऐसे ही किसी व्यक्ति की जरूरत है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कभी ऐसा करेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो लॉस एंजलिस में काम भी करते हैं। और फिर देखते ही देखते वो शो में शामिल हो गए। उन्होंने मार्च 2007 में प्रसारित एपिसोड द मैन फ्रॉम टल्लाहसी से कार्यकारी कहानी संपादक के रूप में सीरीज में अपना कार्यकाल शुरू किया। वॉन ने कई एपिसोडों में कहानी संपादक के रूप में काम करना जारी रखा जब तक कि उन्होंने एपिसोड लिखना शुरू नहीं कर दिया, जिसकी शुरुआत एपिसोड कैच 22 से हुई, जिसे वॉन ने जेफ पिंकनर के साथ मिलकर लिखा था और जो उसी साल अप्रैल में प्रसारित हुआ था। उस एपिसोड की वायर्ड लेखक एरिक मालिनोव्स्की ने प्रशंसा की, जिन्होंने कहा कि वॉन ने अपने कॉमिक्स कार्य से लॉस्ट में जो विषय लाए, जिनमें करुणा और आशा से युक्त जटिल रूप से गढ़ी गई कहानियां, साथ ही पॉप संस्कृति के संदर्भ शामिल हैं, ने उस श्रृंखला के तीसरे सीजन को बचा लिया। वॉन ने कुल 7 एपिसोड लिखे, जिनमें से आखिरी एपिसोड अप्रैल 2009 में प्रसारित हुआ था, जिसका नाम डेड इज डेड था। उन्हें पहली बार चौथे सीजन के पहले एपिसोड द बिगिनिंग ऑफ द एंड के लिए निर्माता के रूप में श्रेय दिया गया था और अंततः उन्होंने कुल 29 एपिसोड में निर्माता की भूमिका निभाई। वे लॉस्ट मिसिंग पीसेस के सह निर्माता भी थे, जो शो के तीसरे और चौथे सीजन के बीच के अंतराल के दौरान निर्मित एक स्पिन ऑफ इंटरनेट लघु फिल्म श्रृंखला थी। नवंबर 2011 में स्टीवन स्पीलबर्ग ने वॉन को स्टीफन किंग के उपन्यास अंडर द डोम को शोटाइम के लिए एक टेलीविजन श्रृंखला में रूपांतरित करने के लिए चुना, जो लॉस्ट के बाद वॉन का पहला टेलीविजन कार्य है। वॉन श्रृंखला के शो रनर और कार्यकारी निर्माता थे। उन्होंने 2014 में दूसरे सीजन के प्रीमियर से पहले शो छोड़ दिया। वॉन 2013 वंडरकॉन में एक पैनल में बोल रहे थे। 14 मार्च 2012 को इमेज कॉमिक्स ने वॉन और फियोना स्टेपल्स की महाकाव्य अंतरिक्ष ओपेरा फंटेसी श्रृंखला सागा का पहला अंक प्रकाशित किया, जिसे उन्होंने कॉमिक्स तक ही सीमित रखने की अवधारणा के रूप में परिकल्पित किया था और अन्य मीडिया के लिए रूपांतरित नहीं किया था। हालांकि वॉन ने जब पहली बार इस पुस्तक के विचारों की कल्पना की थी, जिसकी प्रेरणा स्टार वॉर्स से मिली है, तब वे बच्चे थे, लेकिन उन्होंने श्रृंखला लिखना तब शुरू किया जब उनकी पत्नी उनके दूसरे बच्चे के साथ गर्भवती हुई, जिसमें पितृत्व एक अंतर्निहित विषय के रूप में मौजूद है। ये श्रृंखला युद्धरत जातियों के 2 एलियंस को अपनी नवजात बेटी के साथ जीवित रहने के प्रयास को दर्शाती है। ये पुस्तक इमेज कॉमिक्स के लिए वॉन का पहला प्रकाशन है और ये पहली बार है जब उन्होंने अपने कॉमिक्स लेखन में प्रथम पुरुष कथावाचन का प्रयोग किया है। पहले अंक की पहली छपाई 14 मार्च को रिलीज होने से पहले ही बिक गई
और दूसरे अंक की छपाई 11 अप्रैल को ही करवाई गई। इस श्रृंखला को MTV, एंटिट कूल न्यूज़, कॉमिक बुक रिसोर्सेज, ING, पब्लिशर्स वीकली और टाइम पत्रिका से सकारात्मक समीक्षाएं मिली हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ग्राफिक बुक्स बेस्ट सेलर लिस्ट में भी शामिल हो चुकी है। इसने 3 2013 आइजनर पुरस्कार जीते हैं, एक ह्यूगो पुरस्कार जीता है और 7 हार्वे पुरस्कारों के लिए नामांकित हुई है। मार्च 2013 में वॉन ने कलाकार मार्कोस मार्टिन के साथ पैनल सिंडिकेट पर द प्राइवेट आई का पहला अंक प्रकाशित किया, जो उनकी रचनात्मक कृतियों के लिए एक पे व्हाट यू वांट होस्ट है। पैनल सिंडिकेट DRM मुक्त कॉमिक्स प्रदान करता है, जो पाठकों द्वारा अपनी इच्छानुसार किसी भी कीमत पर खरीदने, डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध हैं। पैनल सिंडिकेट के माध्यम से वॉन और मार्टिन ने द प्राइवेट आई के 10 अंक प्रकाशित किए और 2015 के अंत में बैरियर का पहला अंक जारी किया। जनवरी 2015 में इमेज एक्सपो में ये घोषणा की गई थी कि वॉन 2015 में इमेज कॉमिक्स के माध्यम से 2 नई किताबें जारी करेंगे। क्लिफ चियांग और मैथ्यू विल्सन के साथ पेपर गर्ल्स और स्टीव स्क्रोसे के साथ वी स्टैंड ऑन गार्ड। निजी जीवन वॉन और उनकी पत्नी, जो ओटावा, ओंटारियो, कनाडा की मूल निवासी हैं और नाटककार हैं, लॉस एंजलिस में रहते हैं। उनके 2 बच्चे हैं और हैम्बर्गर नाम का एक पालतू डैकशुंड है, जिसका बार बार सागा पत्र स्तंभ के लिए पत्रों का चयन करने में वॉन के सहायक के रूप में उल्लेख किया गया है। हैम्बर्गर वॉन और फियोना स्टेपल्स के एक चित्र में भी दिखाई दिया है, जिसे 2013 में टाइम पत्रिका में सागा पर प्रकाशित एक लेख में शामिल किया गया था। जेवियर एंजेल एंसिनस बारडेम, जन्म 1 मार्च 1959, एक स्पेनिश अभिनेता हैं। 3 दशकों से अधिक के अपने करियर में उन्होंने कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जिनमें एक अकादमी पुरस्कार, एक बाफ्टा पुरस्कार, एक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, एक क्रिटिक्स चॉइस मूवी पुरस्कार, 2 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार और 7 गोया पुरस्कार शामिल हैं। साथ ही एक कान फिल्म महोत्सव पुरस्कार और 2 वोल्पी कप भी शामिल हैं। बारडेम अभिनेत्री पिलर बारडेम के बेटे हैं। उन्हें सबसे पहले ज़ैमॉन ज़ैमॉन 1992, बोका ए बोका 1995, कार्ने ट्रेमुला 1997, लॉस ल्यून्स अल सोल 2002 और मार एडेंट्रो 2004 जैसी स्पेनिश फिल्मों से पहचान मिली। उन्हें बिफोर नाइट फॉल्स 2000 में रेनाल्डो एरेनास, ब्यूटीफुल 2010 में कैंसर से पीड़ित अपराधी और बीइंग द रिकार्डोस 2021 में देसी अरनाज की भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। कोएन ब्रदर्स की क्राइम फिल्म नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन 2007 में हत्यारे एंटोन चिगुरा के उनके चित्रण ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अकादमी पुरस्कार दिलाया। बारडम ने वुडी एलन की रोमांटिक ड्रामा फिल्म विकी क्रिस्टीना बार्सिलोना 2008, टेरेंस मैलिक की ड्रामा फिल्म टू द वंडर 2013, डैरेन एरोनोफ्स्की की हॉरर फिल्म मदर 2017 और असगर फरहादी की मिस्ट्री ड्रामा फिल्म एवरीबडी नोज 2018 जैसी निर्देशक प्रधान फिल्मों में भी अभिनय किया है। उन्होंने ईट प्रे लव 2010, जेम्स बॉन्ड फिल्म स्काईफॉल 2012, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन डेड मैन टेल नो टेल्स 2017, साइंस फिक्शन एपिक फिल्में ड्यून 2021 और ड्यून पार्ट 2 2024, डिज्नी की लाइव एक्शन रीमेक द लिटिल मरमेड 2023 और F1 2025 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में भी काम किया है। टेलीविजन पर उन्होंने नेटफ्लिक्स की क्राइम एंथोलॉजी श्रृंखला मॉन्स्टर्स द लायल एंड एरिक मेनेंडेज स्टोरी 2024 में जॉस मेनेंडेज की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें लिमिटेड या एंथोलॉजी श्रृंखला या फिल्म में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता और उत्कृष्ट लिमिटेड या एंथोलॉजी श्रृंखला कार्यकारी निर्माता के रूप में के लिए 2 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए। बारडम ने 2010 में अभिनेत्री पेनेलोपी क्रूज से शादी की और उनके 2 बच्चे हैं। जनवरी 2018 में बारडेम अंटार्कटिका के संरक्षण के लिए ग्रीनपीस के राजदूत बने। प्रारंभिक जीवन। बारडेम का जन्म 1 मार्च 1959 को स्पेन के कैनरी द्वीप समूह में स्थित लास पाल्मास डी ग्रैन कैनारिया में हुआ था। उनकी माता पिलर बारडेम एक अभिनेत्री थीं और उनके पिता जॉस कार्लोस एंसिनास डूसिनागुए सलामांका प्रांत के एक पशुपालक के पुत्र थे।
पिलर के संस्मरणों के अनुसार जॉस का स्वभाव अस्थिर और हिंसक था और उन्होंने घर के मुख्य द्वार पर गोलियां चलाईं। उन्होंने 10 से अधिक बार नौकरियां बदली, जिसके कारण उन्हें घर से बेदखल होना पड़ा और बच्चे भूखे रहने को मजबूर हुए। जेवियर के जन्म के कुछ समय बाद ही दोनों अलग हो गए। उनकी मां ने उन्हें और उनके बड़े भाई बहनों कार्लोस और मोनिका को अकेले पाला। एक अन्य भाई बहन की जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो गई थी। दोनों ने भी अभिनय के क्षेत्र में अपना करियर बनाया है। उनके पिता की 1995 में ल्यूकेमिया से मृत्यु हो गई। अपनी मां की तरफ से बारडम फिल्म निर्माताओं और अभिनेताओं की एक लंबी परंपरा से आते हैं, जो स्पेनिश सिनेमा के शुरुआती दिनों से चली आ रही है। वे अभिनेता राफेल बारडम और मेटिल्डे मुनोज सैम्पेड्रो, अभिनेत्रियों मर्सिडीज और ग्वाडालूप की बहन के पोते हैं, और पटकथा लेखक और निर्देशक जुआन एंटोनियो बारडम के भतीजे हैं। बाद वाले की तरफ से वे फिल्म निर्माता मिगुएल बारडम के चचेरे भाई हैं। उनके चाचा जुआन एंटोनियो को उनकी फांसीवाद विरोधी फिल्मों के लिए फ्रैंको शासन द्वारा जेल में डाल दिया गया था। बारडम का पालन पोषण उनकी दादी द्वारा रोमन कैथोलिक धर्म में किया गया था। बचपन में उन्होंने थिएटर और फिल्म सेट पर समय बिताया। 1974 में उन्होंने फर्नांडो फर्नान गोमेज की टेलीविजन श्रृंखला एल पिकारो द स्कैंडल में अपना पहला टेलीविजन अपीयरेंस दिया। उन्होंने जूनियर स्पेनिश राष्ट्रीय टीम के लिए रग्बी भी खेला। हालांकि वे अभिनेताओं से भरे परिवार में पले बढ़े, बारडम ने खुद को पारिवारिक व्यवसाय में जाते हुए नहीं देखा और पेंटिंग उनका पसंदीदा माध्यम था। उन्होंने मैड्रिड के एस्कुएला डे आर्टेस वाई ऑफिसियोस में 4 साल तक पेंटिंग का अध्ययन किया। पैसे की जरूरत होने पर उन्होंने अपनी पेंटिंग का समर्थन करने के लिए अभिनय की नौकरियां की, लेकिन उन्हें लगा कि वे खराब चित्रकार हैं और अंततः उन्होंने इसे एक करियर के रूप में छोड़ दिया। 1989 में स्पेनिश कॉमेडी शो एल डिया पोर डेलेंटे के लिए उन्हें एक हास्य स्केच के लिए सुपरमैन की पोशाक पहननी पड़ी, एक ऐसा काम जिसने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वे वास्तव में एक अभिनेता बनना चाहते हैं। बारडम ने अपने संघर्षपूर्ण अभिनय करियर के दौरान एक स्ट्रिपर के रूप में भी काम किया। आजीविका 1990-1999 प्रारंभिक भूमिकाएं। बारडम ने 21 वर्ष की आयु में अपनी पहली प्रमुख फिल्म द एजेस ऑफ लुलू में एक छोटी भूमिका से ध्यान आकर्षित किया, जिसमें वो अपनी मां पिलर बारडम के साथ दिखाई दिए। उन्होंने एमोतू कामारिका और हाई हील्स में भी छोटी भूमिकाएं निभाईं। लुलू के निर्देशक बिगास लूना उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें अपनी अगली फिल्म जैमॉन जैमॉन 1992 में मुख्य पुरुष भूमिका दी, जिसमें बारडम ने एक भावी अंडरवेयर मॉडल और बुल फाइटर की भूमिका निभाई। इस फिल्म में उनकी भावी पत्नी पेनेलोपी क्रूज ने भी अभिनय किया था और ये एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सफलता थी। बारडम ने साचो ग्रासिया की हुइडोस में अभिनय किया और बिगास लूना की अगली फिल्म गोल्डन बॉल्स 1993 में मुख्य भूमिका निभाई। अंग्रेजी भाषी दुनिया में बारडम की प्रतिभा पर किसी का ध्यान नहीं गया। 1997 में जॉन माल्कोविच ने सबसे पहले उनसे संपर्क किया, तब वे 27 वर्ष के थे, अंग्रेजी में एक भूमिका के लिए, लेकिन स्पेनिश अभिनेता ने प्रस्ताव ठुकरा दिया क्योंकि उनकी अंग्रेजी अभी भी कमजोर थी। उनकी पहली अंग्रेजी भाषी भूमिका उसी वर्ष निर्देशक एलेक्स डे ला इग्लेसिया की फिल्म परडीटा डुरंगो में आई, जिसमें उन्होंने एक सैंटेरिया का अभ्यास करने वाले बैंक लुटेरे की भूमिका निभाई। 2000-2011 सफलता और प्रशंसा। बारडम 2007 बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अपने देश में लगभग 2 दर्जन फिल्मों में अभिनय करने के बाद उन्हें 2000 में जूलियन श्नाबेल की फिल्म बिफोर नाइट फॉल्स में क्यूबा के कवि रेनाल्डो एरेनास की भूमिका निभाकर अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। उन्हें अपने आदर्श अल पचीनो से प्रशंसा मिली। पचीनो ने बारडम की आंसरिंग मशीन पर जो संदेश छोड़ा था, उसे वो अपने जीवन के सबसे खूबसूरत उपहारों में से एक मानते हैं। उस भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, जो किसी स्पेनिश अभिनेता के लिए पहला नामांकन था। इसके तुरंत बाद उन्होंने माइनॉरिटी रिपोर्ट में डैनी विटवर की भूमिका ठुकरा दी, जो अंततः कॉलिन फेरेल को मिली। इसके बजाय 2002 में बारडम ने माल्कोविच के निर्देशन में बनी पहली फिल्म द डांसर अपस्टेयर्स में अभिनय किया। माल्कोविच ने मूल रूप से बारडम को जासूस के सहायक की भूमिका के लिए चुना था,
लेकिन फिल्म के वित्त पोषण में देरी के कारण बारडम को अंग्रेजी सीखने और जासूस की मुख्य भूमिका निभाने का समय मिल गया। बारडम ने माल्कोविच के बारे में कहा है, मैं उनका हमेशा आभारी रहूंगा क्योंकि उन्होंने ही मुझे अंग्रेजी में काम करने का पहला मौका दिया था। बारडेम ने मार एडेंट्रो 2004 में अपनी भूमिका के लिए वेनिस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका में द सी इनसाइट के रूप में रिलीज किया गया था, जिसमें उन्होंने एक लकवाग्रस्त व्यक्ति से आत्महत्या में सहायता प्राप्त कार्यकर्ता बने रामोन सैम्पेड्रो का किरदार निभाया था। उन्होंने क्राइम ड्रामा कोलेट्रल में एक अपराध सरगना के रूप में संक्षिप्त भूमिका के साथ हॉलीवुड में पदार्पण किया, जो गवाहों को खत्म करने का गंदा काम करने के लिए टॉम क्रूज के हिटमैन को बुलाता है। वो मिलोस फोरमैन की 2006 की फिल्म गोयाज घोस्ट्स में नताली पोर्टमैन के साथ मुख्य भूमिका में हैं, जहां वो स्पेनिश इंक्विजिशन के दौरान एक विकृत भिक्षु की भूमिका निभाते हैं। 2007 में बारडम ने 2 फिल्म रूपांतरणों में अभिनय किया, कोएन ब्रदर्स की नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन और गैब्रियल गार्सिया मार्केस के कोलंबियाई उपन्यास लव इन द टाइम ऑफ कॉलेरा का रूपांतरण, जिसमें उन्होंने जियोवाना मेज़ोगियोर्नो के साथ अभिनय किया था। नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन में उन्होंने एक मनोरोगी हत्यारे एंटोन चिगुरह की भूमिका निभाई। इस भूमिका के लिए वे सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले स्पेनिश अभिनेता बने। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड एसएजी पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए क्रिटिक्स चॉइस पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए 2008 का ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा पुरस्कार जीता। बारडेम द्वारा चिगुरह के प्रसिद्ध उद्धरण, तुम्हें इससे क्या लेना देना कि मैं कहां से हूं दोस्त, सुविधा स्टोर के मालिक के प्रश्न, क्या तुम्हारे यहां बारिश हो रही है, के उत्तर में का प्रस्तुतिकरण ग्लोबल लैंग्वेज मॉनिटर के वार्षिक सर्वेक्षण में 2007 का सर्वश्रेष्ठ हॉलीवुड कलाकार घोषित किया गया। चिगुरह को एंटरटेनमेंट वीकली पत्रिका की 2008 की फिल्म इतिहास के 50 सबसे घिनौने खलनायक सूची में 26वें स्थान पर रखा गया। बारडेम के जीवन भर के काम को इंडिपेंडेंट फीचर प्रोजेक्ट द्वारा निर्मित 2007 के गौथम अवार्ड्स में सम्मानित किया गया। 2014 में बेल्जियम के मनोचिकित्सा प्रोफेसर सैमुअल लीस्टेड और उनके 10 सहयोगियों ने 3 वर्षों में 400 फिल्में देखीं और 126 मनोरोगी पात्रों की पहचान की। बारडेम द्वारा चिगुरह के प्रस्तुतिकरण को सबसे यथार्थवादी मनोरोगी के रूप में चुना गया। फ्रांसिस फोर्ड कोपोला ने बारडेम को अल पचिनो, जैक निकोलसन और रॉबर्ट डी नीरो का उत्तराधिकारी और उनसे भी बेहतर बताया और उन्हें महत्वाकांक्षी, उत्साही, अपनी सफलता पर आराम न करने वाला और हमेशा कुछ अच्छा करने के लिए उत्साहित बताया। कोपोला की फिल्म टेट्रो में बारडेम को टेट्रो के गुरु की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था, लेकिन निर्देशक को लगा कि ये किरदार महिला का होना चाहिए, इसलिए उनकी जगह साथी स्पेनिश अभिनेत्री कार्मेन मोरा को लिया गया। बारडेम को मूल रूप से ब्रॉडवे संगीत 9 के फिल्म रूपांतरण में काल्पनिक फिल्म निर्माता गुइडो कॉन्टिनी की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था, लेकिन थकान के कारण उन्होंने ये भूमिका छोड़ दी। ये भूमिका अंततः डैनियल डे लुइस को मिली। उन्होंने वुडी एलन की विकी क्रिस्टीना बार्सिलोना 2008 में पेनेलोप क्रूज और स्कारलेट जोहानसन के साथ अभिनय किया, जहां उन्होंने अपना चौथा गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकन अर्जित किया। 2012 वर्तमान स्थापित करियर 2011 में 83वें अकादमी पुरस्कारों में बारडेम 2010 में उन्हें एलेजांद्रो गोंजालेज इनारितु द्वारा निर्देशित फिल्म ब्यूटीफुल में उनके अभिनय के लिए कान फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला, जिन्होंने विशेष रूप से बारडेम को ध्यान में रखकर फिल्म लिखी थी। ग्लोब्स और एसएजी द्वारा नजरअंदाज किए जाने के बाद बारडेम 25 जनवरी 2011 को अप्रत्याशित रूप से ऑस्कर के लिए नामांकित हुए और ऐसा करने वाले वे पहले ऐसे अभिनेता बने जिन्हें केवल स्पेनिश भाषा की फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। उन्होंने अपना 5वां गोया पुरस्कार जीता, इस बार ब्यूटीफुल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए, और ये जीत उन्होंने अपनी पत्नी पेनेलोपी क्रूज और नवजात बेटे को समर्पित की। इसी समय के आसपास उन्हें स्टीफन किंग के डार्क टॉवर उपन्यासों पर आधारित रॉन हॉवर्ड की फिल्म में गनस्लिंगर
रोलैंड डेस्चैन की मुख्य भूमिका की पेशकश की गई थी। अगर उन्होंने ये भूमिका स्वीकार कर ली होती तो वे टीवी श्रृंखला में भी अभिनय करते। फिर इयॉन प्रोडक्शंस ने उन्हें जेम्स बॉन्ड फिल्म स्काईफॉल में खलनायक राउल सिल्वा की भूमिका की पेशकश की। यूनिवर्सल द्वारा स्टीफन किंग की 8 उपन्यासों की श्रृंखला के अति महत्वाकांक्षी रूपांतरण के साथ आगे न बढ़ने का निर्णय लेने के बाद और महीनों की अटकलों को समाप्त करने के लिए बार्डम ने एबीसी के नाइट लाइन के लिए क्रिस्टियान अमनपुर के साथ एक साक्षात्कार के दौरान स्काईफॉल में अपनी भूमिका की आधिकारिक तौर पर पुष्टि की। 2012 में निर्देशक सैम मेंडेस के साथ बार्डम को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर उनका स्टार प्राप्त हुआ। बार्डम को 8 नवंबर 2012 को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम का 2484वां सितारा मिला। ये सितारा एल कैपिटन थिएटर के बाहर स्थित है। अपनी फिल्म सन्स ऑफ द क्लाउड्स द लास्ट कॉलोनी 2012 के माध्यम से उन्होंने शरणार्थी शिविरों में सहरावी लोगों की पीड़ा को दर्शाया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से संयुक्त राष्ट्र की इस मानवीय संकट को निर्णायक रूप से हल करने की अनिच्छा की निंदा की। बार्डम ने 2017 में आई फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन डेड मैन टेल नो टेल्स में मुख्य खलनायक अरमांडो साल्जार का किरदार निभाया, जो इस श्रृंखला की 5वीं फिल्म थी। सितंबर 2017 में बार्डम ने जेनिफर लॉरेंस, मिशेल फाइफर और एड हैरिस के साथ निर्देशक डैरेन एरोनॉफ्स्की की हॉरर फिल्म मदर में अभिनय किया, जो एक ऐसे जोड़े पर केंद्रित है जिनके जीवन में अप्रत्याशित मेहमानों के आने से उथल-पुथल मच जाती है। 2018 में बार्डम एक बार फिर अपनी पत्नी पेनेलोपी क्रूज के साथ असगर फरहादी की फीचर फिल्म एवरीबडी नोज में नजर आए। 2022 में बार्डम ने डेनिस विलेन्यूव के विज्ञान कथा नाटक ड्यून में स्टिल्गर की भूमिका निभाई। उसी वर्ष उन्होंने फर्नांडो लियोन डी अरानाओ की कार्यस्थल व्यंग्य फिल्म द गुड बॉस में जूलियो ब्लैंको की भूमिका निभाई। एक चालाक फैक्ट्री बॉस के रूप में उनके मुख्य अभिनय को आलोचकों द्वारा उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना गया और इसके लिए उन्हें गोया पुरस्कार मिला। 2021 में ही उन्होंने अमेज़न स्टूडियो और एरॉन सॉर्किन की फिल्म बीइंग द रिकार्डोज में डेसी अर्नास की भूमिका निभाई, जिसमें निकोल किडमैन उनकी पत्नी ल्यूसिल बॉल के रूप में थीं। अर्नास के रूप में उनकी कास्टिंग पर प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं के बावजूद बार्डम के अभिनय की प्रशंसा हुई। अपने प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और मुख्य भूमिका में पुरुष अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त हुआ। साथ ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए उनका तीसरा अकादमी पुरस्कार नामांकन, कुल मिलाकर उनका चौथा नामांकन भी प्राप्त हुआ। बार्डम आगामी फिल्म ब्राइड ऑफ फ्रैंकस्टीन के रीमेक में फ्रैंकस्टीन के मॉन्स्टर की भूमिका निभाने वाले थे, जिसका निर्देशन बिल कॉन्डन कर रहे थे। वे 2022 की फिल्म लायल लायल क्रोकोडाइल में दिखाई दिए और डिज्नी की 2023 की लाइव एक्शन सीजीआई फिल्म द लिटिल मरमेड में किंग ट्राइटन की भूमिका निभाई, जिसका निर्देशन रॉब मार्शल ने किया था। 2024 में बार्डम ने ड्यून पार्ट 2 में स्टिल्गर की भूमिका को दोहराया और उन्होंने नेटफ्लिक्स और स्काई डांस एनिमेशन की फिल्म स्पेल बाउंड में किडमैन के साथ एक बार फिर काम किया। 10 जुलाई 2023 को डेडलाइन ने घोषणा की कि बार्डम ब्रैड पिट के साथ एप्पल टीवी प्लस के लिए F1 में अभिनय करेंगे, जिसका थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा किया जाएगा। ये फिल्म 2025 में रिलीज हुई। सितंबर 2024 में 72वें सैन सेबेस्टियन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अपने करियर की उपलब्धि के लिए 2023 के डोनोस्टिया पुरस्कार के स्वागत समारोह के दौरान अपने मित्र फर्नांडो लियोन के अलावा अन्य स्पेनिश फिल्म निर्माताओं के लिए अपनी उपलब्धता के बारे में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बार्डम ने घोषणा की कि उन्हें रॉड्रिगो सोरोगोयन की फिल्म द बिलव्ड में विक्टोरिया लुएंगो के साथ मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया है, जिसकी शूटिंग जनवरी 2025 में फुएर्टेवेंटुरा में शुरू होनी है। उसी महीने उन्होंने नेटफ्लिक्स की मॉन्स्टर्स द लायल एंड एरिक मेनेंडेज स्टोरी में लायल और एरिक मेनेंडेज के पिता जॉस मेनेंडेज की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, श्रृंखला, मिनी सीरीज या टेलीविजन फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मिनी सीरीज या टेलीविजन फिल्म के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार
और सीमित या एंथोलॉजी श्रृंखला या फिल्म में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 2015 कान फिल्म बाजार से पहले बारडेम को पेनेलोपी क्रूज के साथ फ्लोरियन जेलर की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर बंकर में कास्ट किए जाने की खबर आई थी। बात कर ले इसकी रिलीजिंग डेट के बारे में तो 18 दिसंबर 2026 को ये हमें देखने को मिलेगी और इसका जो टीजर ट्रेलर है वो आउट कर दिया गया है ऑफिशियल रूप से। बाकी मैंने सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा कर साल पर सेट कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।